नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस। हर तरफ हिंदी को लेकर परिचर्चा हो रही है और हिंदी को किस तरीके से राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाए, इसको लेकर बातें हो रही हैं। हिंदी आखिर कहां है, राष्ट्र स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी विकसित हुई है, लोग उसे किस तरीके से अपना रहे हैं और उसको लेकर किस तरीके से शोध हो रहे हैं, हिंदी किस तरह मजबूत हो रही है। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की हिंदी व्याख्याता डॉक्टर सपना। डॉक्टर सपना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। डॉक्टर सपना जी, जिस तरीके से आज विश्व हिंदी दिवस पर हम और आप बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सबसे पहला सवाल हम आपसे यही करेंगे कि जो हिंदी की स्थिति है आज, हिंदी जो राष्ट्र स्तर पे हमारे कहीं ना कहीं हिंदी भाषी लोग हर जगह हैं लगभग, और राष्ट्र स्तर पे जिस तरीके से उसे राष्ट्र भाषा बनाने की मांग उठती है, ऐसे में राष्ट्र स्तर पर हिंदी की स्थिति क्या है? जी। अगर हम देखें आज के हमारे जो भारत में, अगर राष्ट्रीय स्तर पर हम हिंदी की बात करें तो निसंदेह जो हिंदी है, हिंदी को बोलने वाले लोगों की संख्या हमारे देश में बहुत ज्यादा है। अगर प्रतिशत के स्तर पे इस पे बात की जाए तो 70 से 80% या कहिए 90% लोग भारत में हिंदी बोलते और समझते हैं। और इसके साथ साथ मैं अपना निजी एक उदाहरण देना चाहूंगी। मुझे देशाटन का काफी शौक रहा है, तो मैंने काफी भारतवर्ष में काफी घूमा है, तो मैंने देखा है केरला तक लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। तो ऐसे स्तर पे हम देखें, राष्ट्र स्तर पे हिंदी की स्थिति आज पहले से बहुत अच्छी है और उसको बोलने, पढ़ने वाले और समझने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ी है। जी जी डॉक्टर सपना जी, जिस तरीके से आपने बताया कि पूरे राष्ट्र स्तर पे आपने देशाटन किया है और जिस तरीके से आप घूमी है और आपने देखा है कि लगभग 80 से 90% लोग जो है हिंदी समझते हैं और बोलते हैं, बखूबी भले ना बोल पाते हो लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी समझ जरूर लेते हैं, थोड़ी बहुत बोल भी लेते हैं। तो ऐसे में तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राष्ट्र की एक भाषा के रूप में, राष्ट्र भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता जितनी जल्दी दे दी जाए उतना अच्छा है। आपका क्या कहना है इसमें? जी, मेरा कहना इसमें यही है, मैं आपकी बात का पूरा समर्थन करती हूँ कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा जितनी जल्दी दे दिया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जिस दिन से हमारा देश आजाद हुआ है उस दिन संविधान के साथ ही हिंदी को राष्ट्रभाषा दर्जा देने की बात लिख दी गई थी। और लगातार, लेकिन ये जो हर 10 साल बाद हमारा जो राष्ट्रभाषा का अनुच्छेद है उसमें लगातार उसको बढ़ाते रहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, अब इसे हमें समाप्त करने के बारे में सोचना चाहिए और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि व्यावहारिक रूप से भी ये चीज बहुत हमें संभव नजर आती है, क्योंकि जिस देश में 80 से 90% लोग हिंदी बोलते और समझते हैं, उस देश में अपनी ही भाषा को यदि स्थान नहीं मिलेगा तो फिर उसे कहाँ स्थान मिलेगा। आज हम विश्व हिंदी दिवस मनाने बैठे हैं और अगर हम अपने ही देश में अपनी भाषा को सम्मान न दे पाए तो हम विश्व में हिंदी का विस्तार कैसे कर पाएंगे। तो पहले तो जरूरी है कि हम अपने देश में अपनी माँ को, अपनी जो हमारी संस्कृति है उसको सम्मान दें, तभी तो हम आगे चल के संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की बात कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर सपना जी, जिस तरीके से आप बातचीत के दौरान ही संयुक्त राष्ट्र पहुंच गई हैं, तो चूंकि विश्व हिंदी दिवस है तो निश्चित रूप से सवाल बनता है कि राष्ट्र स्तर पे जो हिंदी की स्थिति है उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व में हिंदी को किस स्थिति में आप पाती हैं? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैं यहाँ एक चीज आपसे कहना चाहूंगी कि आज अगर हम भाषा के रूप में हिंदी को देखें तो हिंदी अब केवल साहित्य की भाषा नहीं है, हिंदी अब रोजगार की भाषा है, हिंदी अब बाजार की भाषा है, हिंदी अब हमारे उपभोक्तावादी समाज की भी भाषा है। और इसलिए हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं और इस बात को देखते हैं कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां हिंदी नहीं भी बोली जाती है, वहां रोजगार के कारण हिंदी बोली और पढ़ी और सिखाई जाती है। तो इस वजह से अगर हम देखें, दुनिया के कई देशों में हिंदी बोली जाती है। बहुत सारे देश हैं, जैसे आपका पाकिस्तान है, भूटान है, म्यांमार है, थाईलैंड है और जापान है, चीन है, जहां बड़े स्तर पर हिंदी रोजगार की भाषा बन के उभर रही है।
तो ऐसे हम देखते हैं कि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ हिंदी बोली जा रही है और पढ़ी जा रही है, और लगभग 140 देशों में हिंदी का आजकल अध्यापन कार्य हो रहा है, पढ़ाई की जा रही है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उस भाषा की उपयोगिता बड़ी है और इसीलिए विश्वविद्यालय में भी उस भाषा को पढ़ाने के लिए नए-नए विभाग खोले जा रहे हैं। तो लगातार हिंदी का जो दायरा है वो विश्व स्तर पे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारा जो समाज है आज, वो कहीं न कहीं इसे हम स्वीकार करें या ना करें, लेकिन वो बाज़ार से संचालित होता है। और जी। इस वजह से भी, क्योंकि कोई भी भाषा जब वो अपने आप को रोज़गार की भाषा बनाती है, अपने आप को उपयोगिता की भाषा बनाती है, तो उसका जो विस्तार है उसे स्वाभाविक रूप से वो चलता है, और उसे रोकना कितने भी राजनीतिक उपक्रम क्यों ना हो, वो संभव नहीं है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर सपना जी। जिस तरीके से भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता है, पूरे विश्व के स्तर पे देखा जाए तो बहुत बड़ा उपभोक्ता है हमारा भारत, और ऐसे में अगर दुनिया के देश इसको जिस तरीके से देखते हैं और कुछ भी उन्हें अपना उत्पाद यहाँ भेजना होगा, तो निश्चित रूप से उनको हिंदी का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए विदेश में जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, वो भी हिंदी को ही माध्यम बना के अपनी चीजों को लाती हैं और बेचती हैं। मैडम मैं यहाँ आपसे जरूर जी बताइए। जी, यहाँ पे मैं एक बात और आपको बोलना चाहूँगी। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो भारत आए थे और जी, उनका स्वागत किया गया। तो उन्होंने भारत में आके नमस्ते ट्रम्प उनका स्लोगन दिया गया, और बिल्कुल मंच से जब उन्होंने नमस्ते कहा, तो वो अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि विश्व के स्तर पे हिंदी की जो माँग है, हिंदी भाषा बोलने की जो ज़रूरत है, उसे अगर दुनिया का प्रथम व्यक्ति महसूस कर रहा है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि हिंदी का विस्तार जो विश्व स्तर पे है, वो कितना बड़ा है। ये एक बिल्कुल बिल्कुल। छोटा-सा जी जी। जैसे आपने जो नमस्ते की बात की, तो कोरोना काल में पूरी दुनिया अब नमस्ते कर रही है। जी, बिल्कुल। जी जी जी। तो वो नमस्ते तो अब चल गया है, और नमस्ते शब्द तो मुझे लगता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का नमस्ते बहुत ही लोकप्रिय है, और लोग इसे इस समय अपना रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों ने अपना लिया है। डॉक्टर सपना, आपसे मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से रोजगार की आपने बात की, विदेशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, वहां विभाग खोले जा रहे हैं, निश्चित रूप से जो हिंदी के हमारे एकेडमिक के लोग हैं, वो पढ़ लिख कर पीएचडी करके और डिग्रियां लेकर विदेश में जाके हिंदी पढ़ा रहे हैं, और अच्छी तरीके से वहां सेटल हैं और हिंदी को बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक हिंदी को मजबूत और उसका विकास करने में अपना योगदान दे रहे हैं। आप भी हिंदी में व्याख्याता हैं और हिंदी के विद्यार्थियों को आप पढ़ाती हैं, और निश्चित रूप से हिंदी के विद्यार्थी पढ़ के आगे निकलेंगे, भी हिंदी को मजबूत करेंगे। देश में अगर बात की जाए, जिस तरीके से हिंदी को निश्चित रूप से कहा जाए कि अंग्रेजी कहीं ना कहीं डोमिनेंट रही है, अंग्रेजी का वर्ड चूंकि इस्तेमाल करना जरूरी है, अंग्रेजी के साथ कहीं ना कहीं उसने अपना प्रभाव बना के रखा था अंग्रेजी ने। और अब आपको क्या ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दशक में या कुछ सालों में क्या अंग्रेजी का वह प्रभाव हिंदी के आगे कम होता दिख रहा है आपको? जी, बिल्कुल। मैं इस बात को मानती हूँ कि जो अंग्रेजी का दबाव है हिंदी के ऊपर, वो जी, लगातार पिछले दशकों में कम हुआ है। और बिल्कुल। इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की भी रही है, क्योंकि उन्होंने हिंदी को विश्व स्तर पे एक मंच प्रदान किया है, और साथ में एक हिंदी को स्वाभिमान प्रदान किया है, जिसकी वजह से हिंदी बोलने वाले लोग भी अब दबाव में नहीं, बल्कि पूरे सम्मान के साथ हिंदी का प्रयोग करते हैं और हिंदी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हिंदी पे अंग्रेजी को जो दबाव है वो लगातार कम हो रहा है, और लोग अब इस बात को समझ पा रहे हैं कि हमें अपने उपनिवेशवादी मानसिकता से निकलना होगा, क्योंकि अंग्रेजी का जो दबाव है वो उसी उपनिवेशवादी मानसिकता का ही परिणाम है। लेकिन आज़ादी के इतने लंबे समय बाद अब हमने इस बात को, भारत ने इस बात को समझ लिया है कि हमें उस उपनिवेशवादी जो हमारी मानसिकता है उसका चोला उखाड़ के अब फेंक देना चाहिए। और क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति में विकास कर रहे हैं, तो हमें भी अब इस बात को, हमारे लोगों ने भी और हमने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अपनी भाषा में और अपनी संस्कृति में विकास न केवल संभव है, बल्कि हम विश्व की एक महाशक्ति बन के भी उभर सकते हैं। तो निस्संदेह जो अंग्रेजी का दबाव है वो कम होता दिखता है। जी। डॉक्टर सपना, आप जिस तरीके से
कहा जाए कि आप नई उम्र की युवा हैं और युवा व्याख्याता हैं। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आप आईएएस की बात करें या दूसरी अन्य प्रतियोगी और प्रशासनिक प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, इंटरव्यू की बात करें, माध्यम की बात करें, कहीं ना कहीं अंग्रेजी उस पे एक पहली पसंद के रूप में देखी जाती रही है। और एक तरीके से कहा जाए कि अगर कोई हिंदी माध्यम से इन प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठता था तो उसे यह कहने मुझे गुरेज भी नहीं है कि उसे हीन भावना से देखा जाता था। क्या इसमें भी कोई कमी आई है? क्या समझ पा रही हैं आप? इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें भी हमें एक हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखता है, क्योंकि मेरे कुछ मित्र वगैरह भी हैं जो इस आप कहिए कि कोचिंग सेंटर से या कहिए कि हिंदी इन प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी के लिए अपनी कक्षाएं चलाते हैं। और उनमें मैंने बहुत सारा देखा भी है कि इंग्लिश के टीचर, अंग्रेजी के जो शिक्षक हैं, उनकी जो ज़रूरत है, वो जी। लगातार हमें कम होती हुई दिखाई देती है। और हिंदी की जो कोचिंग संस्थान हो गए या फिर यूनिवर्सिटीज़ हो गए, वहाँ पे भी हमें लगातार हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या क्योंकि लगातार इतनी ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से उन लोगों को भी जो कभी हिंदी में खुद पढ़े थे, उन्हें अपने आप को इंग्लिश में खुद पढ़े थे, उन्हें आपको हिंदी में सहज करना पड़ रहा है ताकि वो उन्हें हिंदी में पढ़ा सकें। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूँगी कि हिंदी माध्यम से परीक्षाओं देने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत लगातार बढ़ा है और इसके साथ-साथ सफलता का प्रतिशत भी लगातार बढ़ा है। पहले कभी नहीं देखा गया कि हिंदी माध्यम के जो प्रतिभागी हैं वो बहुत ऊँची रैंक तक जाएँ, लेकिन अभी पिछले कुछ दशकों में तीसरी, 14वीं और 30वीं तक रैंक लेके यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा में भी विद्यार्थी जो इतने अच्छे अंक लेके और टॉपर में भी शामिल हैं और वो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। तो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं को भी मैं देखूँ तो न केवल यूपीएससी के स्तर पे सिविल सेवाओं के स्तर पे जो राज्य सिविल सेवाएँ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रतिशत हिंदी विद्यार्थियों का है और सिलेक्शन का रेट भी बहुत ज़्यादा है, सफलता का रेट भी उनका बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो अगर हम छोटी परीक्षाओं की बात करें, वो रेलवे हो गया, शिक्षक के स्तर पे हो गया या बैंक में हो गया, तो वहाँ पे भी लगातार इन विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है और प्रतिभागियों की और इनकी सफलता का स्तर भी हमें बड़ा दिखाई दे। जी। निश्चित रूप से अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और अंग्रेजी जानना बुरी बात नहीं है। हर बिल्कुल। व्यक्ति को अंग्रेजी जानना चाहिए, मौका लगे तो सीखना चाहिए, बोलना, लिखना सब कुछ। और जैसा कि सब कम से कम भारत में तो अंग्रेजी अब ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई हौवा हो। हर बच्चा और हर आदमी इवन जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी अंग्रेजी बोल लेता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वाक्य, बहुत सारे शब्द। तो निश्चित रूप से किसी भाषा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वह, उसके रूप में अंग्रेजी को जानना, समझना, सीखना अच्छी बात है। लेकिन चूंकि राष्ट्र के स्तर पर हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में देखी जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं पूरा सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो प्रशासन के स्तर पे, शासन के स्तर पर, या फिर अपना जैसा आपने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर पर। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें विद्यार्थियों को, जो प्रतियोगी विद्यार्थी बैठते हैं, उनको हिंदी अगर ऑप्शन लेते हैं तो उनको इस चीज को कि हिंदी की विकास हो, हिंदी मजबूत हो, उनको वरीयता दी जानी चाहिए, उनको कहीं ना कहीं उसके लिए प्राथमिकता मिलनी चाहिए। क्या ऐसा भी आप सोच पाती हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं सोच पाती हूँ इस बात को और मेरा मानना भी है इस बात का कि जो हिंदी विषय लेके या जो हिंदी माध्यम से विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, उन्हें इसके लिए वरीयता मिलनी चाहिए। और इसके साथ-साथ जो क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, हम हिंदी का उनसे भी कोई दुरेह नहीं है और ऐसे में वो हम ये कहते हैं हिंदी पढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं कि जो भारत की भाषाएँ हैं, वो आपस में बहनें हैं। तो उन सबको अपना स्थान मिलना चाहिए हिंदी के साथ-साथ। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो अंग्रेजी माध्यम से परीक्षाएँ पास करके जाते हैं और भारत में प्रशासनिक सेवाओं में कहीं जिले के स्तर पे बैठते हैं और क्योंकि एक हिंदी भाषी देश है और भारत के अगर हम देखें ऑफ़िशियल लैंग्वेज के रूप में, आधिकारिक भाषा के रूप में, तो भारत के लगभग 50% से अधिक राज्यों में हिंदी जो है वो प्रशासन की भाषा है। इसे हर कोई मानता है। और जब वो लोग अंग्रेजी से पढ़ के जाते हैं और उन्हें चाहे वो यूपी हो गया, चाहे उत्तर प्रदेश है, बिहार है या फिर मध्य प्रदेश है, यहाँ पूरी तरह प्रशासन की भाषा हिंदी है।
तो उन्हें वहाँ पे हिंदी में पढ़ने में, फाइलों को समझने में और अपने आदेश देने में भी बड़ी समस्याएँ पैदा होती हैं। तो ऐसे समय में क्यों ना हम हिंदी माध्यम से पढ़े-लिखे लोगों को जो मिट्टी से पढ़ के आते हैं और बहुत संघर्ष से ऊपर पहुँचते हैं, उन्हें हम वरीयता दें। तो एक तो हम अपनी भाषा का भी सम्मान करेंगे, दूसरा हम अपने प्रशासनिक स्तर पर जो भी हमारा काम है, उसको भी हम बहुत अच्छे से कर पाएँगे। जब वो विद्यार्थी वहाँ सफल होकर जाएँगे और वो जिले का कार्यभार सँभालेंगे, तो उन्हें उस भाषा में काम करने में कितनी सहजता महसूस होगी, उन लोगों से बात करने में, उनकी समस्याओं को सुनने और समझने में कितनी सहजता महसूस होगी। इस वजह से भी मुझे लगता है कि हिंदी को वरीयता देनी चाहिए और हिंदी को इसके लिए प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जी। डॉक्टर जी। सपना, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता है, अपनी जनसंख्या के नाते और अपने सामर्थ्य के नाते, हिंदी को देखते हुए, चूँकि भाषा हिंदी है यहाँ की, तो सभी कंपनियाँ, चाहे वो मोबाइल बनाने वाली कंपनियाँ हों, स्मार्टफ़ोन बनाने वाली कंपनियाँ हों, स्मार्ट टीवी बनाने वाली कंपनियाँ हों, कंप्यूटर की भाषा की बात की जाए, हर जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ी कंपनियाँ हैं, वो हिंदी को रख रही हैं। हिंदी में ही काम करवाना चाहती हैं और हिंदी में ही प्रोडक्ट बना के दे रही हैं। और बाज़ारवाद, जो आपने पहले बताया था कि बाज़ारवाद के नाते चीज़ें नियंत्रित होती हैं, तो बड़ी-बड़ी जो आपकी कंपनीज़ हैं, जो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं, यानी कि ऑनलाइन मार्केटिंग करती हैं, वो सभी हिंदी में लेके अपनी साइट्स आ जाती हैं, ताकि हिंदी भाषी लोग, उपभोक्ता, वो चीज़ों को देख सकें, उत्पाद समझ सकें और हिंदी में ही अपने ऑर्डर दे सकें और उसे मंगा सकें। तो निश्चित रूप से जब अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियां इस कुटिलता से हिंदी का इस्तेमाल कर रही हैं, तो हम लोग तो इस देश के हैं और हिंदी हमारी ही मातृभाषा है। हमें भी बहुत ही संजीदगी से, सम्मान के साथ हिंदी को हर जगह रखना चाहिए। अंत में एक सवाल डॉक्टर सपना जी आपसे जरूर करूंगा कि हिंदी को लेकर जो स्थिति है भारत में, जिस तरीके से हर जगह विभागों में एक राजभाषा अधिकारी होते हैं, साथ में जो है वो हिंदी समिति भी बनाई जाती है। क्या लगता है आपको कि सभी जगह ठीक से काम नहीं हो पा रहा है? ऐसा लगता है कि आपको? क्यों? क्योंकि इतने सालों में हिंदी वास्तव में अभी भी संघर्ष करती नजर आती है। एक जगह खड़ी नजर आती है जहां वह लड़ रही है अपने आप को आगे रखने के लिए, भारत में अपना स्थान प्राप्त करने के लिए। कहाँ कमी रह गई है? इस बात में मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंदी जो है उसको उसके प्रचार-प्रसार के लिए काफ़ी काम किया गया है और जी, दूसरी चीज़ हिंदी जो है वो रोज़गार की भाषा भी है और ये एक सामान्य मानसिकता है, एक आम मानसिकता है कि हिंदी पढ़ने के बाद आपको रोज़गार नहीं मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाती हूँ और मैंने अपना 12वीं तक की पढ़ाई विज्ञान से की है, उसके बाद मैंने हिंदी को अ, एक हिंदी की लाइन पकड़ी। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ, मेरे विद्यार्थी भी जो आते हैं कॉलेज में पढ़ते उनका ये एक मन में ज़हन में होता है क्योंकि वो भी उसी सामाजिक मानसिकता से गुज़र के आते हैं कि हिंदी पढ़ के हम क्या करेंगे? तो जी, उनको भी हम कहते हैं कि हिंदी पढ़ने के बाद आपके पास बहुत स्कोप है, हिंदी में बहुत रोज़गार है। हिंदी आप प्राइमरी लेवल से लेके आप हायर एजुकेशन लेवल तक आप हिंदी पढ़ते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी होती है और हिंदी की इतनी सारी समस्याएँ हैं। मीडिया में आप देखिए हिंदी होती है। जितने हिंदी के चैनल हैं, उतने अंग्रेजी के चैनल नहीं हैं। लेकिन बिल्कुल फिर ठीक। भी हम अपनी इस मानसिकता से उभर नहीं पा रहे। जितने हिंदी के अखबार हैं, उतने अंग्रेजी के अखबार नहीं हैं। अनुवाद जी, के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग हो रहा है और हिंदी विश्व स्तर में आज तो बाज़ार की भाषा के रूप में उभरी है। दुनिया में दूसरे नंबर पे हिंदी का स्थान आ जाता है। तो इसका जी, मतलब है उसके बोलने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ी है, तो माँग बढ़ी है, डिमांड बढ़ी है। ऐसे में जो हिंदी पढ़ के या पढ़ा के जा रहे हैं, उनको कभी भी रोज़गार की कोई कमी नहीं होने वाली। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी जैसा कि आपने कहा कि हिंदी के लिए बहुत काम हुआ है। आधिकारिक स्तर पर बहुत काम हुआ है। हमारे संसद के द्वारा, संविधान के द्वारा, समितियों के द्वारा बहुत काम हुआ है हिंदी के लिए और हिंदी एक अपना अच्छा खासा स्थान रखती है। अभी भी हिंदी का एक बहुत अपना अच्छा खासा स्थान है और आगे ये और भी बढ़ेगी। इसे कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि ये समय की माँग है। ये आप चाह रहे हैं इसलिए नहीं, ये मैं चाह रही हूँ इसलिए नहीं या कोई नहीं चाहेगा तो रुक जाएगा इसलिए नहीं। ये जी, इसलिए क्योंकि भाषा को अपनी उपयोगिता खुद बना के रखनी पड़ती है और हिंदी समय की माँग है इसलिए वो आगे बढ़ेगी। पर हाँ, यहाँ मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि विकास काफ़ी हुआ है, काम बहुत हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं हमें राजनीतिक जो कहना चाहिए राजनीतिक
इच्छा शक्ति है उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई देती है, या कहिए कि भाषा की राजनीति भारत में बहुत लंबे समय से होती आई है, उसकी वजह से, और थोड़ी सी हमारी जो हिंदी को लेके मानसिकता है कि हिंदी में हम विकास नहीं कर पाएंगे, या हमारा सम्मान नहीं होगा, या हम बड़ी स्तर की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, या बड़े स्तर का हम नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मानसिकता है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाने की जरूरत है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। हाँ, जी यहाँ एक कमी जो है वो इच्छा शक्ति की है, और वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की है कि हिंदी को बढ़ते हुए भी हम, जो बढ़ रही है उसको भी हम कहते नहीं है कि हिंदी बढ़ रही है, हम कहना नहीं बिल्कुल। चाहते, हम कहें तो रिकॉग्निशन नहीं देना चाहते। तो जी अगर हिंदी को जो अगर हम यहाँ पे उसे उसका रिकॉग्निशन दें, उसकी जो वस्तु स्थिति है उसका वस्तु होके, तटस्थ होके अगर आकलन करें, तो देखें कि हिंदी पहले से बहुत आगे बढ़ी है। और जी अगर हम अपने इसमें इच्छा शक्ति को भी मिला दें, हम अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी मिला दें और अपनी मानसिकता में थोड़ा सा भी परिवर्तन करें, तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि हिंदी भारत की प्रथम भाषा बन के उभरेगी और राष्ट्रभाषा का इसे जो स्थान है वो मिल के रहेगा। जी सर, एक बात मैं और कहना चाहूंगी, अंतिम वाक्य है मेरा। जी पहली चीज जो हमने हिंदी पढ़ी और जाना कि हिंदी को संविधान में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में हिंदी भाषी क्षेत्रों का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे जी वो गांधी हो, चाहे वो और भी लोग हों। तो ये बात आज भी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को सोचनी चाहिए और इस पे विचार करना चाहिए। और एक और बात मैं कहूंगी भारतेंदु जी के शब्दों में, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कीसु। तो क्या बात। ये बात भारतेंदु जी 1850 में कह के चले गए, और इस बात को अभी भी हमें समझना थोड़ा बाकी है कि अपनी भाषा में ही उन्नति संभव है। अगर भारत सच में विश्व की महाशक्ति बनना चाहता है तो उसे अपनी भाषा का सम्मान करना सीखना होगा, तभी हम विश्व के स्तर पर अपनी भाषा का जो परचम है उसे बुलंद कर पाएंगे। डॉक्टर सपना जी, जिस तरीके से आपने बताया कि भारतेंदु जी ने जो लिखा है निश्चित रूप से अमर वाक्य है और हिंदी को वह सम्मान, वह स्थान निश्चित रूप से मिलेगा। जैसा आपने कहा कि जब हिंदी आगे बढ़ रही है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, हमारे और आपके चाहने से नहीं, हिंदी का हक है, हिंदी का अधिकार है, उसे वह सम्मान मिलेगा राष्ट्र स्तर पर, विश्व स्तर पर। चूंकि विश्व हिंदी दिवस है तो विश्व स्तर पर उसको सम्मान मिलना ही मिलना है। एक नदी की तरह बढ़ रही है हिंदी और रास्ता अपना खुद बनाती चलेगी, उसका अधिकार है। भारत में हिंदी का तो अधिकार है ही, वह राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित भी होगी और पूरा सम्मान भी प्राप्त करेगी। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।